वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। यानी आज हम कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पूरे का पूरा स्ट्रेट लाइन थ्योरेटिकली रिवाइज करने वाले हैं। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप x2 में से x1 माइनस करते हैं या x1 में से x2 माइनस करते हैं, इट डज नॉट मैटर। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता। और हमसे कोई कहे इनके ट्राइसेक्शन पॉइंट, 2024 जेईई मेंस में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आया। ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, और वह कैसे मिलता है ध्यान रखिएगा। यह पूरा का पूरा जो लेक्चर है यह ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और वह अब इसे रिवाइज करना चाहते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। यानी आज हम कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पूरे का पूरा स्ट्रेट लाइन थ्योरेटिकली रिवाइज करने वाले हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से एक नोटबुक और पेन के साथ शुरू हो जाइए मेरे साथ लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स। यह शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, खास करके तब जब जेईई मेंस का एग्जाम में शायद 2 या 3 दिन बचे हो, या फिर जेईई एडवांस के एग्जाम में 2 या 3 दिन बचे हो। तो उस समय ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इन नोट्स को जस्ट पढ़ के आप पूरे का पूरा स्ट्रेट लाइन चंद मिनटों में, घंटों में भी नहीं, चंद मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं स्ट्रेट लाइन माइंड मैप की तरफ। यानी कि आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन माइंड मैपिंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट की मैपिंग आपके दिमाग पर आज हम इस लेक्चर के द्वारा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये XY प्लेन है पूरा, और इसके बीच में अगर मैं 2 ये परपेंडिकुलर लाइंस बना दूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती हैं, और यह चारों हिस्से कहलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाती है। दीज आर ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां कोई पॉइंट है P। अगर हम कहें इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पर P चलना, कितना चलना पड़ेगा x एक्सिस पर? सर x चलना पड़ेगा। और y एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? y एक्सिस के पैरेलल y चलना पड़ेगा। यानी ये x है, यह है y है, तो यह आप इस पॉइंट P x, y तक पहुंच जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से क्या होते हैं? मैथमेटिकल एड्रेस होते हैं किसी पॉइंट का। आपने किसी पॉइंट का एड्रेस देना है तो आप एड्रेस किस फॉर्म में देंगे? बस 2 नंबर्स मेंशन कर देंगे, x, y। तो जैसे आपने x, y लिखा, ये उसका एड्रेस हो गया। अब उस तक पहुंचा कैसे जाएगा? पहले आप ओरिजिन से x एक्सिस पर चलिए, कितना डिस्टेंस x, और फिर y के पैरेलल चलिए y, तो यू विल रीच दैट पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट दे आर द मैथमेटिकल एड्रेस ऑफ द पॉइंट। और ओरिजिन क्या है? ओरिजिन जहां ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी आपको साइन कन्वेंशन पता ही है, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सर बिल्कुल ही बेसिक से एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये चीजें अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, चाहे तो छोड़ दीजिए। मेन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, XY प्लेन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इनके बीच की जो दूरी होगी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला एज डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के का डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और पूरी के ऊपर रूट लगा दीजिए। दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप x2 में से x1 माइनस करते हैं या x1 में से x2 माइनस करते हैं, इट डज नॉट मैटर। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता। आप x1 में से x2 माइनस कर लो या x2 में से x1 माइनस कर लो। क्यों? होल स्क्वायर लगा है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर सेम होगा। इसी तरह से y1 माइनस y2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर सेम रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, इट विल बी y और यह होगा x। लेकिन यहां आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मॉड y और मॉड x होगा।
द डिस्टेंस ऑफ पी, यानी अगर कोई भी पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा मॉड वाई, वाई एक्सिस से होगा मॉड एक्स, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो एंड डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, सो यू विल हैव टू पुट अ मॉड ऑन दिस, ये जरूर याद रखिएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। ध्यान रखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, दैट इज द ओरिजिन। फिर आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और पी इसे इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n, एंड वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। m:n का मतलब हो गया कि pa:pb, यानी कि pa:pb जो है वो m:n है, दिस इज m:n। तो p के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? m टाइम्स दिस n टाइम्स दिस, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ध्यान रखिएगा ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। और अगर p मिड पॉइंट है, इफ p इज मिड पॉइंट, अगर p मिड पॉइंट है, इफ p इज मिड पॉइंट, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाय 2, क्योंकि उस केस में रेशियो हो जाएगा 1:1, तो 1:1 mb1 और nb1, और y1 प्लस y2 बाय 2, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। और एक्सटर्नल डिवीजन, देखिए इंटरनल डिवीजन में क्या होगा? पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होगा, बीच में कहीं होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में इट विल नॉट बी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, रादर इट विल बी आउटसाइड दिस सेगमेंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ए बी, यानी ए बी से पास होने वाली लाइन पर सिचुएटेड होगा, लेकिन ए और बी के बीच में नहीं होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए ये रेशियो pa:pb, m:n, और p से डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली किस रेशियो में? m:n में, जहां m n से छोटा है। यहां पर m इज लेस देन n, m लेस देन n है, तो यहां इस केस में अगर m लेस देन n है, यानी ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इधर होगा। अगर m ग्रेटर देन n होता तो यह पॉइंट कहां होता? यह वाला पॉइंट फिर इधर की साइड होता। ये तो कब है? जब m लेस देन n है। और अगर m ग्रेटर देन n होता तो उस केस में डायग्राम कैसा बनता? उस केस में डायग्राम बनता, यह पॉइंट है A, यह पॉइंट है B, एंड दिस वुड हैव बीन P, और ये हो जाता M, ये हो जाता M इज टू N, ये M हो जाता, ये वाला दिस, और ये हो जाता N, ये N के प्रोपोर्शनल हो जाता। ये M के प्रोपोर्शनल है, ये पूरा इस वाले केस में N के प्रोपोर्शनल है, और ये M के प्रोपोर्शनल है। तो P:2PB, M:n, M लेस देन n में यह डायग्राम बनेगा, और M ग्रेटर देन n में यह डायग्राम बनेगा। ये M ग्रेटर देन n का डायग्राम है, और वो M लेस देन n का डायग्राम है। और इसमें करने का तरीका वही होगा, इसमें आप M, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एज mx2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा mx2 माइनस nx1, my2 माइनस ny1, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट विल बी, दोनों केसेस में ये आएंगे, इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। अक्सर देखा है बच्चे इससे एक्सटर्नल डिवीजन से थोड़ा डरते हैं, यूज करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाने की कोई जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको क्या करना है? m दिस n दिस, ये मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। इसी तरह से यहां पर भी m टाइम्स n टाइम्स दिस, m टाइम्स p, m टाइम्स b, तो n टाइम्स a, ये ऐसे करना है n टाइम्स a और m टाइम्स b, यहां भी वही हुआ m टाइम्स b n टाइम्स a। तो सेम टू सेम mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, डिवाइड लाइन सेगमेंट P divides line segment AB, A joining AB
joining A 1,2 and B 3,4 in ratio 2:1 externally. In 2:1 externally. Find coordinates of P. Find A part, coordinates of P. B part कैसे करते हैं? Externally. In ratio this, find coordinates of P if division is external. If division is external. ये बेटर रहेगा, आप करके बताएं. और coordinates of P if division is internal. If division is internal. इसका जवाब आप नीचे, मैं नहीं करूंगा बल्कि आप करें. इट वुड बी बेटर कि आप इसे करें, है ना. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. तो आप इसका जवाब देंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर. यू विल गिव मी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, कि पी के ए पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का और बी पार्ट का आंसर क्या है. अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ट्राइसेक्शन पॉइंट. कई बार हमसे ट्राइसेक्शन पॉइंट भी पूछे जाते हैं. तो ये पॉइंट है ए, यह पॉइंट है बी, और हमसे कोई कहे इनके ट्राइसेक्शन पॉइंट. 2024 जेईई मेंस में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आया. ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट जो इनको 3 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं. तो ऐसे पॉइंट हैं P1, ये P2, ऐसे 2 पॉइंट्स आते हैं P1 और P2. P1 डिवाइड्स ए बी इन रेशियो. किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन रेशियो 1:2 इंटरनली. और P2 डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1 इंटरनली. तो ये चीज याद रखिएगा, इससे ट्राइसेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं. तो दैट इज हाउ यू गेट द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स. इस तरह से ट्राइसेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो दिस इज अबाउट ट्राइसेक्शन पॉइंट्स. फिर इसके बाद, तो ये हो गया ट्राइसेक्शन पॉइंट के बारे में. कई बार हमें रेशियो फाइंड करने को बोला जाता है कि फाइंड करिए यह पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है. तो कभी भी रेशियो पूछा जाए किस रेशियो में गिवन पॉइंट डिवाइड करता है, तो रेशियो हमेशा हम एज्यूम करते हैं λ:1. रेशियो क्या एज्यूम किया जाता है? λ:1. एज्यूम रेशियो एज, हमेशा क्या मान लेंगे? λ:1. और फिर जैसे अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7 एंड पी डिवाइड्स पी 2,1 2,3. हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि पी 2,3 इसको, या फिर कोई और पॉइंट ले लें, है ना. ये दे दिया ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, और आपसे कहा जाए फाइंड रेशियो in which the point P है ना 11,11 डिवाइड्स ए बी. ये आप करके बताएंगे कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है. तो आप क्या करेंगे? पी के फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी. तो हमें नहीं पता ये इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, तो इस केस में मान लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं रेशियो क्या है? λ:1, यानी कि ये इसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. और फिर वहां से अब हमें पता नहीं है कि हमने रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि डिवीजन कैसा है? इंटरनल. अगर लैम्डा नेगेटिव आ जाए तो समझ जाएं कि वो डिवीजन इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल होगा और गिवन रेशियो में ही होगा. जैसे इस केस में अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन में ही कर दूं, तो इस केस में अगर λ:1 मान लें कि P डिवाइडेड इन द रेशियो λ:1, तो 11,11 यह बराबर हो जाएगा 6 लैम्डा
यह बराबर हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 3 प्लस 7 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, यही हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो 11 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 1, तो ये आ गया 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10, 5 लैम्डा इज इक्वल टू -10 तो -2। और यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो ज़रा देखो 11 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 लैम्डा। हाँ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -2, सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि P डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो डिवीजन इंटरनल नहीं बल्कि कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो 2:1, 2:1 के रेशियो में इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। अगर कभी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर यह एरिया 0 हो जाए, इफ a बिकम्स 0, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं इफ a is equal to 0, that is area of triangle ABC comes out to be 0. So this implies ABC are collinear. ABC are collinear. ये सब के सब क्या होंगे, collinear होंगे, they will be collinear. So that is about the collinearity using this, using the area of triangle. ठीक है। अगर मान लीजिए कभी भी यहां मॉड लगाना पड़ता है, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को, अगर आप इसको जब लिखें एक्चुअली में कैसे लिखें, एंटी क्लॉक ऑर्डर में लिखें। अगर आप एंटी क्लॉक ऑर्डर में लिखते हैं तो उस केस में मॉड लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एंटी क्लॉक ऑर्डर में, एंटी क्लॉक यानी कि x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3 लिखेंगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं करते ट्राइंगल की, हमें नहीं पता होता कि हम जो वर्टिसेस ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसलिए वहां क्या लगा देते हैं, मॉड्यूलस। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो मान लो इसका एरिया 5 है, तो आंसर जो आएगा इस डिटर्मिनेंट से वो आएगा -5 इस फॉर्मूला से, यानी कि क्या आएगा, जस्ट उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, मॉड्यूलस लगा देते हैं। लेकिन अगर आपने एक्चुअल प्लॉटिंग कर रखी है ग्राफ पेपर पे, यानी आपने रफ प्लॉट करके देख रखा है कि एंटी क्लॉक ऑर्डर में कौन कौन से वर्टिसेस हैं और आपने डिटर्मिनेंट उसी हिसाब से लिखा है x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3, तो आपको फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी आपको एन साइडेड पॉलीगन का एरिया निकालना हो, एन साइडेड पॉलीगन का एरिया या क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो या किसी पॉलीगन का एरिया निकालना हो, जैसे मान लीजिए यह एक पॉलीगन हमने बना लिया 5 साइडेड पॉलीगन, और यह उसके वर्टिसेस हैं ए बी इज x2 y2, और ये है C x3 y3, ये D x4 y4, और ये x5 y5। फॉर दैट मैटर ये कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो आप उस केस में इस डेटा में इसका जो एरिया है, और ये एंटी क्लॉक ऑर्डर में लिखे हुए हैं सबके सब, कैसे ऑर्डर में लिखे हैं, एंटी क्लॉक ऑर्डर में, एंटी क्लॉक ऑर्डर में, एंटी क्लॉक ऑर्डर में। तो हाफ इनटू, यहां इसको कह देते हैं शूलेस फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2 फिर x3 y3 फिर x4 y4 फिर x5 y5 और फिर लास्ट में x1 y1। ये डिटर्मिनेंट भी क्या, ये एक अरेंजमेंट है। और इसे आप कैसे खोलेंगे, इसे आप खोलेंगे पहले 2-2 रो करके खोलेंगे। यू विल ओपन इट इन रो इज ये 2 का, फिर ये 2 का, फिर है ना ये 2 नहीं, ये ऐसे खुलेगा, ध्यान से देखना जरा। ये खुलेगा कैसे, इट विल ओपन लाइक दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यानी कि ये कैसे खुलेगा, दैट विल बी हाफ ऑफ
x1y2 माइनस x2y1, फिर प्लस अगला क्या है x2y3 माइनस x3y2 माइनस x3y2, फिर उससे अगला ये हो गया, फिर x3y4 माइनस x3y4 माइनस x4y3, फिर प्लस x4y x3y4 हो गया, हाँ x4y5 माइनस x5y4 एंड लास्टली x5y1 माइनस x1y5, दैट इज इट। ये पूरा का पूरा बाहर हाफ। I'll give you the area. This is called a shoelace formula. इसको क्या बोल देते हैं? shoelace formula बोल देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे, जो आपके पास एक्चुअल सिनेरियो क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एंटी क्लॉक ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसे, ये पेंटागन का निकाला, आप इसे किसी भी गन का निकाल सकते हैं, 5 गन, 6 गन, 7 गन, हेक्सागन, हेप्टागन। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, और वह कैसे मिलता है? तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3y3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, लार्जर पार्ट बीइंग टुवर्ड्स द वर्टेक्स। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो लंबा वाला पार्ट है वो हमेशा वर्टेक्स की तरफ आएगा, 2:1, 2:1, 2:1, दैट इज हाउ द सेंट्रॉइड डिवाइड्स। और साथ साथ तीन ट्राइंगल्स का एरिया, कौन से तीन ट्राइंगल्स का एरिया? अगर मैं बात कर रहा हूं AGB, BGC और AGC, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन सेंटर। व्हाट इज इन सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंड इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स। जो तीनों साइड्स को टच करे, ऐसे सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं, और इसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि यह सब के सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं। दीज आर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और ये सब के सब कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से जाते हैं, उस पॉइंट का नाम है आई, और वही इस ट्राइंगल का इन सेंटर होता है, और वही उस सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों साइड्स को टच करता है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। व्हाट इज a? a के सामने वाली साइड को हम कहते हैं a, यानी bc को हम कहते हैं a। b के सामने वाली साइड को, यानी कि ac को हम कहते हैं b, और c के सामने वाली साइड को हम कहते हैं c। तो कहने का मतलब है x1 इंटू उसके सामने वाली साइड का लेंथ, फिर x2 इंटू उसके सामने वाली साइड का लेंथ, x3 इंटू उसके सामने वाली साइड का लेंथ। तो ax1 bx2 cx3। तो ध्यान रखिए कैसे इन सेंटर निकाला जाता है। ये कोऑर्डिनेट x1 उसके सामने वाली साइड का लेंथ, फिर प्लस इसका कोऑर्डिनेट x2 उसके सामने वाली साइड का लेंथ, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x3 उसके सामने वाली साइड का लेंथ, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपॉन सम ऑफ साइड लेंथ, और वही काम B में करना है। और ध्यान रखिएगा इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। इन सेंटर इज ऑलवेज एन इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट इज, तो ये बात यहां पर लिख दूं चाहो तो, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट्स, आर ऑलवेज lie inside the triangle, always lie inside the triangle। ये कभी भी ट्राइंगल के बाहर नहीं होते, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं। They are always inside the triangle, they never lie outside the triangle, they are always situated inside the triangle। Circumcenter, circumcenter क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल होता है। यानी आपने एक ट्राइंगल लिया और उसकी तीनों साइड्स का आपने क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। जैसे मान लो इसका बाइसेक्टर ये बनाया,
इसका बाइसेक्टर यहां कहीं बन जाएगा, द बाइसेक्टर इज दिस एंड द बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड इज दिस। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स जो होंगे, जो तीनों साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, यानी इसके 90 डिग्री पर होगा, ये भी इसके 90 डिग्री पर होगा और यह भी इसके 90 डिग्री पर होगा। ये सब के सब एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होंगे, यही पॉइंट होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है वो एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों वर्टिसेस से पास होता है। यानी कि इन सेंटर क्या था, एक ऐसे सर्कल का सेंटर था जो तीनों साइड्स को टच करता है, और यह जो सरकम सेंटर है ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो तीनों वर्टिसेस से पास करता है। So it is also the center of the circle which passes through all the three vertices of the triangle। जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर जाता है, यह उस सर्कल का भी सेंटर होता है। So it is the center of the circle which passes through all the three vertices। अगर यह ऐसे सर्कल का सेंटर है तो डेफिनेटली इसकी दूरी ए से, बी से और सी से, इसके सेंटर की दूरी तीनों से बराबर होगी। और इसी फैक्ट का यूज हम करते हैं सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने में। तो कभी भी आपको सर्कम सेंटर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला यह है x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c। यह फॉर्मूला यूजेबल नहीं है क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में sin 2a, sin 2b, sin 2c की वैल्यू निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज दिस। तो अगर मान लीजिए आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और आपको उसका सर्कम सेंटर निकालना है, तो सर्कम सेंटर क्या मान लेंगे, लेट सर्कम सेंटर बी h कॉमा के। सर्कम सेंटर क्या मान लेंगे, h कॉमा के। और मान लो आपको उसके तीनों वर्टिसेस पता हैं, फिर आप क्या लगाओगे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। h क्या है, h तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या है, h कॉमा के। सो यानी ये o के कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू पॉइंट o। तो ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब आप O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी को इक्वेट कर दीजिए। यहां से H और K में दो रिलेशन मिल जाएंगे, एक तो कहां से मिल जाएगा, एक इन दोनों से मिल जाएगा और फिर एक इन दोनों से मिल जाएगा। गेट रिलेशंस इन H एंड K, इन H एंड K। कितने रिलेशन मिल जाएंगे, दो रिलेशन मिल जाएंगे। गेट टू रिलेशंस इन H एंड K। उन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व and get, solve and get h कॉमा k। आप उन दोनों को सॉल्व करिए और h और k की वैल्यू वहां से इवैल्यूएट करिए। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेईई मेंस का पसंदीदा पार्ट है, जहां पर वो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर अक्सर पूछता रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा। सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल्ड, सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट ट्राइंगल हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का बाहर होता है, और राइट एंगल का जो सर्कम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो उसका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल का बाहर, यानी सर्कम सेंटर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल पर भी हो सकता है। अंदर कहां होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, ऐसे ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर, वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर आता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल का बाहर होता है, ट्राइंगल के बाहर होता है। नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड मतलब इस वर्टेक्स से लेकर सामने वाले पर परपेंडिकुलर गिरा दो, तो जो परपेंडिकुलर आएगा इसे ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। तो अगर आप ये तीन ऑल्टीट्यूड्स बना लें तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वह पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। इसको जनरली H से डिनोट किया जाता है, वी जनरली डिनोटेड बाय यूजिंग H। इसको H से डिनोट करते हैं। और जो H के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, H के कोऑर्डिनेट्स वो भी यूज करने लायक ज्यादा नहीं है। x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan B प्लस tan C। इसी तरीके से y1 tan A प्लस
y2 tan b और प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। यानी ये कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है। तो देखा जाए तो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला सिर्फ इनसेंटर और सेंट्रॉइड में ही यूजेबल है, सरकम सेंटर में भी वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला यह भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। सरकम सेंटर तो हम फिर भी फाइंड कर लेते हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। सरकम सेंटर को ओ मान लो, एच कॉमा के, और तीनों से दूरी, वर्टिसेस से दूरी को बराबर रख के एच और के में दो रिलेशन सॉल्व कर लो। लेकिन ऑर्थो सेंटर में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स। दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालो, दो ऑल्टीट्यूड्स, एंड सॉल्व देम फॉर ऑर्थो सेंटर। और उन दोनों को क्या करो? सॉल्व कर लो। क्या मिल जाएगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट? ऑर्थो सेंटर ही मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो जैसे मान लो आपको ए बी की इक्वेशन, ए ई की इक्वेशन निकालनी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए और साथ में ए ई का स्लोप। अगर आपको बी का बी सी का स्लोप मालूम है तो ए ई का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप, इनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो वहां से आप स्लोप तो आपको पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, ए ई की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको बी सी का स्लोप चाहिए, बी सी का स्लोप मिल गया, बी सी का स्लोप क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से ए ई का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फिर ए से पास करती है तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के निकाल सकते हैं उसकी इक्वेशन। इसी तरह से सी डी की इक्वेशन निकाल लो और फिर दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। और यहां ये पूरा का पूरा समरी अच्छे से रखी है। इन सेंटर सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर लाई इनसाइड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही लाई करते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बाहर लाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर भी बाहर होता है और ऑर्थो सेंटर भी बाहर होता है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर ये सब के सब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज और बता दूं, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर लाइज, ऑर्थो सेंटर लाइज at the vertex, lies at the vertex at which 90 degree is located, at which 90 degree lies। यानी कि जहां पर 90 डिग्री बना होता है वहीं पर ऑर्थो सेंटर होता है। यानी अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये 90 डिग्री, ऑर्थो सेंटर ए ही हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर इसमें ए ही हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर लाइज एट द वर्टेक्स एट विच 90 डिग्री लाइज। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, यह जो लिखा हुआ है वो क्या है? किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में सरकम सेंटर, किसी भी ट्राइंगल में सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड, ये सॉरी ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉइड और ये सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर, दिस इज ओ, दिस इज सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और यह जो रेशियो होता है, कौन सा रेशियो? ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो हमेशा 2:1 होता है। इस लाइन को हम ऑयलर्स लाइन बोलते हैं या यूलर लाइन जिसे आप कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पर ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ortho center, centroid and circumcenter are always collinear and centroid divides the line joining the ortho center and circumcenter in the ratio 2:1। ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है लाइन, यह याद रखना है, ठीक है। इसका यूज काफी जगह पर होता है। ये हटाओ, इस फिगर का कोई यहाँ मतलब या औचित्य नहीं है, तो ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है।
फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर, सर्कमसेंटर ये सब एक लाइन पर होते हैं। सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और इनसेंटर और सर्कमसेंटर ये सब एक ही लाइन पर होते हैं। हर ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर एक लाइन पर होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस में इनसेंटर भी उसी लाइन पर आ जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इनसेंटर भी उसी लाइन पर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर हर ट्राइंगल में क्या होता है, हर ट्राइंगल में सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड एक ही लाइन में होते हैं। इक्विलेटरल में ये सारे कॉन्साइड करते हैं, जितने भी सेंटर तुमने पढ़े कौन कौन से, इन सेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर ये सब एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये सब के सब क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में लाए करते हैं, दे आर ऑल कोलिनियर। फिर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता दें आपको। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कॉन्वेक्स फिगर्स यानी ऐसे फिगर्स जिनमें हर एंगल 180 डिग्री से कम होता है, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सच क्वाड्रिलेटरल्स आर सेड टू बी कैसे, क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स फिगर्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस और स्क्वायर ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जिसमें एग्जैक्टली दो सेट ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, एग्जैक्टली टू पैरेलल साइड्स, टू सेट ऑफ पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। और ये आइसोसेलेस कब कहलाता है, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रेपीजियम कहलाता है। तो दिस इज इट, ए बी सी डी, दिस इज द ट्रेपीजियम, exactly one set of parallel sides, exactly one set of parallel sides, तो ऐसे को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम। और इसमें अगर ए बी, ए डी और बी सी बराबर हो जाए तो हम इसे कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खासियत होती है कि उसके बेस एंगल्स बराबर होते हैं, द बेस एंगल्स आर इक्वल। इफ ए डी बराबर बी सी हो या फिर एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाए तो इस केस में ये जो ट्रेपीजियम बनेगा उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या फिर इक्विलेटरल ट्रेपीजियम, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रेपीजियम। काइट क्या होता है, काइट, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट, इसमें दो साइड्स, एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं, दोनों कौन कौन सी, ये दो पेयर, ये बराबर और ये बराबर, और एक ही डायगोनल होती है जो इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और ये सिर्फ ये वाली डायगोनल है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बट ओनली वन डायगोनल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, सिर्फ यही है जो इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे, तो ए बी सी और ये डी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और ये इसकी डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें ये वाली डायगोनल बाइसेक्ट होती है, ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होती, ये वाली डायगोनल बाइसेक्ट हो जाती है, दिस डायगोनल इज बाइसेक्टेड एट डी पॉइंट, एट ई पॉइंट, लेकिन ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये हुआ। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर बन जाए, यानी जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें। क्या ट्राइंगल हमेशा साइक्लिक होता है? यस, एवरी ट्राइंगल इज साइक्लिक, बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एवरी क्वाड्रिलेटरल में नॉट बी साइक्लिक बट एवरी ट्राइंगल इज साइक्लिक। हर ट्राइंगल साइक्लिक होता है, क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। तो जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये और ये 1, ये 2, ये 3, ये है 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 2 इज पाई एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो पाई। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम पैरेललोग्राम को लेकर इतना खामोश क्यों है, उसके बारे में हमने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह हम अगली स्लाइड में बताएंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं,
अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ ये पूरा का पूरा चार्ट हमने आपके सामने रख दिया है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। ठीक है, सो दैट इज द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस एंड स्क्वायर। तो कहना चाहिए ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल सबके सब रेक्टेंगल होते हैं, सबके सब पैरेललोग्राम होते हैं। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। एंड रोम्बस जो होता है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, इसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं रोम्बस में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। स्क्वायर में भी यही होता है, लेकिन स्क्वायर में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री बस। इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं होती, जरूरी नहीं है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर एक तरीके से देखा जाए तो उसमें रोम्बस की भी खासियत है, रेक्टेंगल की भी खासियत है। रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल्स बराबर होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। किस केस में, रेक्टेंगल के केस में। स्क्वायर में भी वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्क्वायर जरा यहां पे मैं एक बार आपको बता दूं कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में होती हैं, तो देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। एवरी स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। तो ये छोटा सा अंतर है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट एवरी स्क्वायर, एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। से दिस इज अ रोम्बस, यस, से दिस इज अ रोम्बस। और रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इक्वल नहीं होती। ये क्या है, रोम्बस। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जबकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स सिर्फ इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं होती। डायगोनल्स आर इक्वल, यहां डायगोनल्स इक्वल होती हैं, आर इक्वल, बस। ये किसमें, रेक्टेंगल में। इसमें डायगोनल्स इक्वल होती हैं, इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यहां भी बाइसेक्ट करती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो दोनों में फर्क आपको दिखता है। यहां डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट करती हैं। यहां डायगोनल्स इक्वल हैं, 90 डिग्री पर नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है दैट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में दोनों खासियत आ जाती हैं। स्क्वायर हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ रोम्बस एज वेल एज अ रेक्टेंगल। तो कहना चाहिए इसकी डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें दोनों की खासियत आ जाती है। दिस इज अ स्क्वायर, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट 90 डिग्री। तो रिमेंबर दिस। ठीक है, इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसका जो एरिया होता है वो होता है, सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, होता है साइड का स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन पर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप ऑफ लाइन। अगर मान लो हम 2 पॉइंट ले लें, इन 2 पॉइंट से गुजरती हुई ये लाइन है, तो यह लाइन जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल तो इंक्लिनेशन कहलाएगा।
दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। और ये जो थीटा है, थीटा तो क्या हो गया इसका, इंक्लिनेशन। थीटा हो गया इंक्लिनेशन, थीटा इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसे इंक्लिनेशन कहते हैं। और इसका अगर tan ले लिया जाए दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। इंक्लिनेशन याद रखें, किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा। द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन लाइज इन द इंटरवल 0 to 180। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज अ लाइन एल, और यह इसका इंक्लिनेशन हुआ। और जो थीटा की रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर पाई ओपन, दैट इज द रेंज ऑफ थीटा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है इस लाइन का स्लोप दैट विल बी गिवन एज m इज इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, एक्सेप्ट पाई बाय 2, दैट इज द स्लोप। यानी कि अगर आप इसके इंक्लिनेशन का tan ले लें तो जो रिजल्टिंग आउटकम आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द लाइन। और अगर दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। अगर मान लीजिए कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज ओरिजिन इटसेल्फ, एंड अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन इज p x, y। तो ध्यान रखिए जो इसका स्लोप होगा लाइन का, स्लोप ऑफ L, ये होगा y बाय x, y माइनस 0 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो m बराबर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द स्लोप, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यह हो जाता है लाइन का स्लोप जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज m, दैट इज इक्वल टू m। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। सपोज दिस इज x एक्सिस and you have a line which makes an angle of theta 1 and theta 2 with the x axis। ये एंगल से theta 1 और ये एंगल है theta 2, and you want to find out this angle theta between the lines L1 and L2, this is x axis। तो tan theta होता है, if I need the acute angle, mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, that is the angle between two lines, that is the angle between two lines। तो दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, खासकर है ना। यहां से क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, acute angle between lines, between the lines L1 and L2, then what do we have, then we have tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। यहां से ये समझ में आता है अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना, अगर दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, तो उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे, उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। If lines are parallel, slopes are equal. And if lines are perpendicular, तो tan theta will not be defined, क्योंकि 90 पर tan theta defined नहीं होता है। तो उस केस में डिनोमिनेटर 0 हो जाना चाहिए। तो m1 m2 की वैल्यू -1। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, MAB इज इक्वल टू MBC, यानी स्लोप ऑफ, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो स्लोप लाइन का हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो इससे जो डिफरेंस, जो स्लोप आएगा वही स्लोप इससे आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो यह बहुत अच्छा टेस्ट है टू टेस्ट वेदर थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अगर यह दोनों बराबर हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। तो दिस इज अ वेरी नाइस एंड एलिगेंट टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कोलिनैरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, फॉर 3 पॉइंट्स। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं,
कभी मान लो यह हमारी एक्स एक्सिस है, तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दीज आर द टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एंड आई वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा। अब मुझे नहीं पता ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, मान लो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो आप यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो वेक्टर बना दें, एक ये और एक ये, और फिर यह देखें कि यह वेक्टर किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक कौन घूमेगा दूसरे से कंसाइड करने के लिए, ये एंटी क्लॉक घूमेगा, तो इसके स्लोप को बस माइनस में लिख लें, यू विल गेट दिस एग्जैक्ट एंगल m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. That will give you the exact angle between the two lines L1 and L2. तो कभी भी आपको ये एंगल चाहिए और आपको नहीं पता ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो आप पहले थोड़ा सा प्लॉट कर लीजिए और फिर देखिए एंटी क्लॉक कौन सा वेक्टर घूमेगा दूसरे से कंसाइड करने के लिए। जो वेक्टर घूमेगा बस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लोप होगा वो फॉर्मूला में माइनस के साथ ले लीजिए, मॉड हटा दीजिए, यू विल गेट दिस एंगल एग्जैक्ट। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए क्लास लेक्चर देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहला आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, जहां पर हमें ऑब्वियसली बात है स्लोप दे रखा होगा और लाइन की स्लोप और पॉइंट जहां से लाइन पास होती है, तो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, यहां दो पॉइंट्स दे रखे होंगे जहां से लाइन पास होती है, y माइनस y2, फिर यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। यानी यहां पर आपको गिवन क्या होगा, यू विल बी गिवन 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन जहां से लाइन पास हो रही है, तो दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। दैट इज हाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। और अगर आपको इस केस में सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है जहां से लाइन पास होती है और साथ में इसका स्लोप दे रखा है, कितना है, स्लोप इज m। स्लोप कितना दे रखा है, m दे रखा है। फिर नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यह बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर यह लाइन y एक्सिस को कट करती है c पर, 0, c पर। इट कट्स y एक्सिस एट 0, c। तो ध्यान रखिए अगर कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है और वो y एक्सिस को कट करती है 0, c पर, तो ये जो c है ये इसका y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये क्या है, इसका y इंटरसेप्ट। और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है m। तो लाइन की इक्वेशन, अगर आपको y इंटरसेप्ट और c स्लोप पता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द मोस्ट वाइडली एंड वाइल्डली यूज्ड फॉर्म ऑफ लाइन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म of line is, double intercept form of line, double intercept form, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब यहां पर आपको x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां पर वो x और y को कट करती है। तो जैसे कि सपोज अ लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट a, 0, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और जहां पर ये y को कट करती है उस पॉइंट का y इंटरसेप्ट होगा इसका y कोऑर्डिनेट, और x इंटरसेप्ट होगा जहां पर वो x को कट करती है उसका x कोऑर्डिनेट। जैसे कि ऊपर इसने y को कट किया 0, c पर, तो c क्या बन गया, y इंटरसेप्ट बन गया। ठीक है, तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। That is an intercept form. Next is the normal form. Normal form of line. Normal form of line is, suppose you have a line L और उसके ऊपर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दें। We drop a perpendicular from origin onto this line and this perpendicular is of length p and it makes an angle alpha। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to p। ऑब्वियस सी बात है p should be greater than 0 and अल्फा जो होता है that ranges from 0 to 2 pi। That is the normal form of line। तो अलग अलग इंफॉर्मेशंस में आप लाइन की अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं
तो आपको उन दोनों से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यू विल यूज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको लाइन पता है एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है, वाई एक्सिस को कहाँ काटती है, तो यू विल यूज द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको लाइन का स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, देन यू विल यूज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको लाइन पर ओरिजिन से डला हुआ परपेंडिकुलर का लेंथ पता है और वह परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है वह पता है, देन यू विल यूज द नॉर्मल फॉर्म। यानी कहने का मतलब है, अंडर डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम, वी विल यूज डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी होती है उसके हिसाब से यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। Now the parametric form is, suppose this is the x-axis and a line has an inclination L. यह line है जिसका inclination, a line L has an inclination say theta and the line passes through the point x1 y1. वैसे तो मैं इसका इक्वेशन सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि मुझे पॉइंट पता है, जब इंक्लिनेशन पता है तो tan थीटा पता चल जाएगा, तो वहां से स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए स्पेशल बन जाती है, और ये क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। अगर मैं इसको r के बराबर रखता हूं, तो मुझे इस लाइन पर, इसी लाइन पर जो r की दूरी पर पॉइंट सिचुएटेड होगा, इससे r की दूरी पर पॉइंट सिचुएटेड होगा, इससे मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। अगर r लेता हूं पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो पॉइंट मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर मैं r को लेता हूं नेगेटिव, अगर मैं r को कैसे लेता हूं, नेगेटिव, तो जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, द पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट कहां मिलेगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो जैसे मान लो हमने इसे 2 के बराबर रखा, तो हमें x1 y1 से 2 यूनिट्स की दूरी पर ऊपर की दिशा में जो लाइन पर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और अगर मैंने इसे -2 रखा, तो मुझे इस पॉइंट से 2 की दूरी पर नीचे की डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के, वह मिल जाएंगे इसी लाइन पर। तो यह जो फॉर्म है, ये कहां यूजफुल है, ये फॉर्म वहां यूजफुल है जहां आपको उसी लाइन पर एक गिवन पॉइंट से निश्चित दूरी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। सो वेयर इज इट यूजफुल, इट इज मेनली यूजफुल व्हेन यू नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन दैट वेरी लाइन। उसी लाइन पर एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जिसकी दूरी इस निश्चित पॉइंट से कुछ दे रखी हो, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट, 6 यूनिट, तो आप वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा इसके ऊपर जाकर अभी लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लें, तो आपको यह फॉर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहां हमने आपको एक एक फॉर्म बता दी। आर पॉजिटिव में ऊपर की दिशा में मिलता है, आर नेगेटिव में नीचे की दिशा में पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0. That is linear relation in x and y. Linear relation in x comma y होता है लाइन। तो एवरी लीनियर रिलेशन इन x and y gives you a line. इस लाइन को अगर आप चाहें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, असल में जितनी भी लाइंस हैं वो अल्टीमेटली इसी रूप में चेंज हो जाती हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे, अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, तो ये क्या हो गया, यह मैच कर रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m कितना हो गया सर, m हो गया माइनस ए बाय बी, और यह हो गया y इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी। तो वी कैन चेंज इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप चाहें तो इससे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, तो एक्स अपॉन माइनस सी बाय ए, वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इक्वल टू 1। तो यहां पर एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाय ए और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाय बी।
दैट विल बी द y इंटरसेप्ट। और अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कैसे? आप इस लाइन को लिख लीजिए ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। ध्यान रखिए जो ये c होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसे पॉजिटिव बना लीजिए और फिर दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। एंड वंस यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जैसे आपने डिवाइड किया तो आप समझ सकते हैं ये है कॉस अल्फा हो गया कितना, माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस और साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा हो गया माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन था वो हो जाएगा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस जनरल फॉर्म कैन बी चेंज्ड इनटू द थ्री फॉर्म्स, स्लोप फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन चेंज देम। फिर नेक्स्ट ये हुआ, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी भी इस लाइन के पैरेलल लाइन आपको लिखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन अगर आपको लिखनी है तो आप पैरेलल लाइन सीधा सीधा लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई ज्यों का त्यों प्लस लैम्डा, बस कांस्टेंट टर्म बदल दीजिए, यानी कि ये ऐसे का ऐसे ही रखिए प्लस ये कांस्टेंट बदल दीजिए। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और ए का जो साइन है बस उसका अपोजिट साइन यहां बीच में ले लीजिए। इन दोनों को इंटरचेंज किया, ए का जो साइन था उसका अपोजिट साइन हमने यहां लिख लिया। दैट इज हाउ यू राइट डाउन द लाइन। जैसे मान लो आपके पास हो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मान लो ये लाइन L है, तो इसके पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज किया, 3x यहां 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और बीच में 2 का साइन कैसा था, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट डाउन द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। लैम्डा और के यहां पैरामीटर्स हैं एंड देयर वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। फिर अगर मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं और यह दो लाइंस हैं और यह दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, हमें पता है दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब दोनों के स्लोप्स बराबर होते हैं, व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। यहां एक चीज और बता दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस लाइन का स्लोप, इसका जो स्लोप होता है वो होता है माइनस ए बाय बी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय नीचे कोएफिशिएंट ऑफ y, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट कम्स आउट टू बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो यह बात याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी कैन बी कैलकुलेटेड एज नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ x, नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप। फिर हाँ, ये दो लाइंस है हमारे पास, यह दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, और पैरेलल और नॉट कोइंसिडेंट, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर होने चाहिए, इज नॉट इक्वल टू c1 एंड c1 अपॉन c2। तो दो लाइंस पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, स्लोप्स बराबर, तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और साथ में अगर हम चाहें तो लाइंस कोइंसिडेंट ना हो तो उस केस में हम कह देते हैं c1 अपॉन c2 के भी बराबर नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, यानी आप इससे बढ़िया ये याद रखें कि m1 इंटू m2 बराबर -1, और यहां पर ये याद रखें कि m1 इज इक्वल टू m2। और कोइंसिडेंट यानी दोनों लाइन सेम ही होंगी, आइडेंटिकल होंगी। कोइंसिडेंट बोलो या आइडेंटिकल, कोइंसिडेंट बोलो, यहां लिखते हैं कोइंसिडेंट बोलो या आइडेंटिकल बोलो, कोइंसिडेंट या फिर आइडेंटिकल एक ही बात है।
ये दोनों सेम लाइन कब होंगी? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तब ये लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी। देन द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन कैन बी इवैल्यूएटेड। मान लो ये पॉइंट है P, x1 y1, मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से, तो इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? वो निकालने का तरीका बहुत आसान है, वो पॉइंट उठा के लाइन की इक्वेशन में डाल दो, मॉड लगा दो, अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और ऊपर रूट लगा दो। दैट विल गिव यू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से पूछा हो, भले ही वहां शब्द परपेंडिकुलर मेंशन्ड ना हो, तब भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेते हैं। तो यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का मतलब है डिस्टेंस, कौन से वाला डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ऑलवेज मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड। यानी क्वेश्चन में कुछ और दिख रखा है कि भाई हमें तो इससे डिस्टेंस नहीं बल्कि इसके पैरेलल चलते हुए इससे डिस्टेंस चाहिए, तो बात अलग है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, देन इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दिख रहा है सेम, दोनों ही कांस्टेंट्स अलग, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है c1 - c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह फॉर्मूला लगाने से पहले ये चीज इंश्योर कर लेनी चाहिए कि x और y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है कि नहीं। अगर सेम है तभी यह फॉर्मूला लगाना चाहिए, नहीं तो यह फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, पहले कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेना चाहिए। ओनली देन यू शुड यूज दिस फॉर्मूला। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, पैरेललोग्राम का डिस्टेंस, पैरेललोग्राम का जो एंगल होता, एरिया होता है, तो ध्यान रखें पैरेललोग्राम का एरिया, मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला, ये, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो इस साइड पर। सपोज इस परपेंडिकुलर का लेंथ आता है P2, इसका लेंथ आता है P1, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज P1 P2 cosec theta. Theta is this angle. Theta is the angle between two adjacent sides. P1 का मतलब क्या हुआ? इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी मान लो ये लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2x प्लस d1, और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस d2, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कोसेक ऑफ दिस एंगल, दैट गिव्स यू द एरिया। और यह सब करने के बाद यानी आप P1 का लेंथ निकालेंगे, P2 का लेंथ निकालेंगे और साथ में कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एरिया आ जाता है वो ये आ जाता है C1 - C2, E1 - C2, D1 - D2 अपॉन M1 - M2 का मॉड्यूलस। सो दैट गिव्स यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज फोर लाइंस। याद रखिएगा यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अगर आपको कभी भी रिफ्लेक्शन निकालना हो किसी पॉइंट का किसी लाइन में, यू वांट टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइन को क्या मान लें? एक मिरर की तरह मान लें। वी अज्यूम अ लाइन टू बी अ मिरर, हमने इसे एक मिरर मान लिया, एंड व्हेन आई अज्यूम इट टू बी अ मिरर, लाइन मिरर, तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां पर जब इसकी इमेज लूंगा तो इमेज आएगी P डैश अल्फा गामा बीटा, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है अंदर की साइड। तो अगर मुझे इमेज निकालनी है कंसिडरिंग दिस टू बी द मिरर, तो इमेज फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा, तो अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 अपॉन लाइन में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, अल्फा माइनस x1, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन a, फिर बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ये पॉइंट उठाकर, जिसकी इमेज निकाल रहे हैं वो पॉइंट उठाकर लाइन में डाल दो, ax1 by1 प्लस c, वो पॉइंट उठा के लाइन में हमने डाल दिया, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा दो। अब जैसे ही यहां से कैलकुलेट करोगे इसको एक नंबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 और y1 आपको अल्फा और बीटा आपको यहां मिल जाएंगे।
साथ साथ अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यह करिए, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा डैश बीटा डैश, तो करना वही है जो वहां किया था, अल्फा डैश माइनस x1 बीटा डैश माइनस y1 अपॉन ए अपॉन बी, बस यहां से 2 गायब कर दीजिए, दैट विल गिव यू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि कभी भी किसी पॉइंट का इमेज निकालना हो किसी लाइन में तो ऐसे निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो लाइन पर तो भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। मान लीजिए 2 पॉइंट्स है P और Q, यह दोनों पॉइंट्स लाइन के अलग अलग तरफ या लाइन के सेम तरफ होंगे या नहीं होंगे, ये पता कैसे चलेगा? आप दोनों पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में फिल कर दीजिए, यानी कि लाइन में जो x1 y1 है वो डाल दीजिए और जो आएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लाइन मेरे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो L ऑफ x1 y1 का मतलब होगा इस पॉइंट को इस लाइन में की इक्वेशन में पुट कर दो, ये L है, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी इसमें पुट कर दो, x2 y2 ax2 प्लस बी y2 प्लस सी, ये पुट कर दो, और ये पुट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर पॉजिटिव आता है तो सेम साइड, अगर नेगेटिव आता है तो अपोजिट साइड्स पर यह पॉइंट होंगे। तो दैट इज हाउ यू कैन नो द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के रिस्पेक्ट में किधर किधर सिचुएटेड हैं, एक ही साइड पर हैं या फिर अपोजिट साइड्स पर लोकेटेड हैं। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो ये तो हो गई बात 2 पॉइंट्स की पोजीशन की एक लाइन के रिस्पेक्ट में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए अभी अभी लिखे हैं, यह क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करना और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में इनके सॉल्यूशंस जरूर जरूर बताना क्या क्या आए आपके आंसर्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 और 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद ये, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है करने के लिए, टिल नाउ आई हैव गिवन यू ओनली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिए हैं, जरा चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये एक सवाल दिया था शायद पीछे, है ना, हाँ, आई गिव यू अ सिंगल क्वेश्चन टू डू। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू ट्राई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये कर लीजिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बिल्कुल, तो आपका ये जो चैप्टर है इसमें जो पॉइंट्स अपनी आपने पढ़े वो सारे के सारे अभी आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स ट्राई करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की पूरी फैमिली A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0 और A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइंस नाम का जो टॉपिक है ये जेईई मेंस के सिलेबस से अब हट चुका है, लेकिन जेईई एडवांस में ये अभी भी शामिल है, तो इसलिए यहां पढ़ना जरूरी है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होंगी, है ना, L लैम्डा, दे कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू the point of intersection of L1 and L2। ऐसी कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाइंस होंगी, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2। L1 and L2 दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो फैमिली ऑफ लाइंस होगी वो होगी ये है L लैम्डा। आप लैम्डा बदलते जाओ, लैम्डा क्या है यहाँ पर एक तरीके से पैरामीटर है, लैम्डा बदलते जाओ, नई नई लाइंस आपको मिलती जाएंगी। तो कभी भी अगर आपको 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन चाहिए तो हमेशा आप उस लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 लिख सकते हैं। और लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी? यह क्वेश्चन में दी हुई कंडीशंस को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कॉन्करेंसी पर आते हैं। 3 लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं? सपोज वी हैव 3 लाइंस, यह तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं? कब यह तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं। तो 2 लाइंस या 3 लाइंस
आर कॉन्करेंट। मान लीजिए लाइन है L1, ये लाइन है L2 और यह लाइन है L3 और इनकी इक्वेशंस क्या है, AIX BIY CY इक्वल टू 0, I1 2 3 यानी L1 की इक्वेशन है A1X A2 B2 B1X C1 इक्वल टू 0, A2X B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3X प्लस B3Y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो यह लाइंस कॉन्करेंट हैं, लाइंस आर कॉन्करेंट, देन ये जो डिटर्मिनेंट है यह 0 होना चाहिए। यानी कि थ्री लाइंस three distinct lines L1, L2, L3 are concurrent। कब concurrent होती हैं, यानी सेम पॉइंट से पास करती हैं, are concurrent if point of intersection POI, point of intersection of any two lines lies on the third line, lies on the third line। यानी कि किन्हीं दो का इंटरसेक्शन तीसरी लाइन पर लाई करे, तब ऐसी स्थिति में ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाती हैं। और अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट होती हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 होता है, यह डिटर्मिनेंट 0 होता है। सो दिस डिटर्मिनेंट इज 0। याद रखिए, अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं है लाइंस कॉन्करेंट होगी, क्योंकि कई बार लाइंस, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे ले लें, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे ये तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ये तीनों लाइंस आप देख सकते हैं पैरेलल हैं, ऑल दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 1 1 2 2 3 1 1 7, ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0 बट द लाइंस आर पैरेलल, दे आर नॉट कॉन्करेंट। तो यह हमें समझना होगा, अगर लाइंस कॉन्करेंट गिवन है क्वेश्चन में, तब जाकर आप कह सकते हैं कि यह तीनों का जो डिटर्मिनेंट होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं है कि लाइंस कैसी हो, कॉन्करेंट हो, ऐसा भी हो सकता है वो पैरेलल हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि लाइंस कैसी आ जाएं, पैरेलल आ जाएं। क्लियर है यह बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो फिर से जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेईई एडवांस के सिलेबस में है, वो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन पेयर। मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइन पेयर हैं, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0 और एक दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी इनके बीच का जो एंगल है, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, अगर हमें उनकी इक्वेशंस चाहिए, वी नीड द एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर एक और ये दूसरा बाइसेक्टर है। So this is B1 and this is B2। मुझे इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। एंगल बाइसेक्टर यानी वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं। आई नीड द इक्वेशन ऑफ दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स, देन द इक्वेशन ऑफ दीज एंगल बाइसेक्टर्स गिवन एज A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और A2x इक्वल टू प्लस माइनस। बेसिकली करना क्या है कि यहां से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं या फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ कैसा आना चाहिए, द लेंथ ऑफ बोथ द परपेंडिकुलर्स शुड बी इक्वल। तो यहां पर बेसिकली ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं दोनों लाइंस पर, देन द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स ऑलवेज कम आउट टू बी इक्वल। तो ये लेंथ को अगर आप इक्वल रखते हैं, ये पॉइंट है P और ये x, y, तो इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला वो ये आ गया, इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला वो आ गया, दोनों को मॉड हटाया दोनों साइड से तो प्लस माइनस आ गया। दैट गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन पेयर। तो कभी भी एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हो तो ऐसे निकाले जा सकते हैं। अब इसमें कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल बताइए कौन सा है, इनमें से कौन सा बाइसेक्टर है B1 B2 में से जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि यहां में दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा कौन सा एक्यूट एंगल को और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं, इनके बीच का एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 120 डिग्री है। एक बाइसेक्टर ऐसा होगा जो 60 वाले को बाइसेक्ट करेगा और एक ऐसा होगा जो 120 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा। ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और यह वाला कहलाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, यानी जो 90 से कम वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जो 90 से ज्यादा वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और बताता चलूं आपको, ध्यान रखिए, एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइंस
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइंस, बिटवीन टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कहने का मतलब है कि B1 और B2 हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो किन्हीं लाइन पेयर के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब वही सवाल पर वापस आते हैं कि कैसे हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये दो लाइंस हैं, A1x A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हैं और मुझे यह बताना है कि इन दोनों में से इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स बनेंगे उसमें कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूस। तो उसमें सबसे पहला काम C1 और C2 को पॉजिटिव बना लीजिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लीजिए। तो पहले पॉजिटिव बना लिया, अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। और मान लो एक लाइन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या करो, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन निकालो। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं इस केस में A1 A2 क्या आ गया सर, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ये कितना आ गया सर, ये आ गया -1 आ गया। कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। जब आप इसका बाइसेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन √5 इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा -x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन √2। अब इन दोनों में से कौन सा एक्यूट बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर होगा, यह पता लगाने के लिए अगर मान लीजिए ये नेगेटिव आया जैसे, तो जो प्लस साइन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो प्लस साइन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा वो नेगेटिव साइन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। यानी अगर इसमें से मैं यहाँ प्लस साइन ले लूं देन आई विल गेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन ले लूं देन आई विल गेट द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता A1 A2 प्लस B1 B2, ये अगर पॉजिटिव आ जाता, यहां जो हमने कैलकुलेट किया है ये A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये कैसा आ जाता, ये नेगेटिव आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, तो इस केस में जो नेगेटिव वाला बाइसेक्टर होता यानी माइनस साइन के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता, और पॉजिटिव साइन के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आपको मिल जाता। दैट इज हाउ यू कैन शॉर्टलिस्ट द बाइसेक्टर्स कंटेनिंग बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। कई बार बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन की भी बात की जाती है, तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर, और यही होगा बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन यही वाला पॉजिटिव साइन के कॉरस्पॉन्डिंग। और इसी तरीके से पॉजिटिव ये भी बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन। तो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन होता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। That is how you can also find out the bisector of angle containing origin, bisector of angle containing origin। तो origin को contain करने वाले एंगल का बाइसेक्टर भी ऐसे पता लगाया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए, फिर उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 वाली कैलकुलेट करिए क्वांटिटी, और अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, और वही एंगल बाइसेक्टर होगा जिसमें ओरिजिन होगी, ये उस एंगल का बाइसेक्टर होगा जिसमें ओरिजिन होगी। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव में जो नेगेटिव वाला आया ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, और जो पॉजिटिव वाला आएगा वो होगा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और इट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन से क्या मतलब है, असल में जब दो लाइंस होती हैं, सपोज दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इसमें इस वाले एंगल में ओरिजिन आ रहा है। यू कैन इजिली सी फॉर योर, यू कैन इजिली सी योर सेल्फ। देखो इसको अच्छे से दिखाते हैं क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं था बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन से क्या मतलब है। देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस एंड वी हैव टू लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन यह है, और एक लाइन सपोज यह है।
तो आप देख सकते हैं इसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये वाला एंगल है जिसमें ओरिजिन है, ओरिजिन ये है, इसी एंगल के अंदर ओरिजिन है। तो हमें कौन सा बाइसेक्टर चाहिए? ये वाला बाइसेक्टर चाहिए, हमें यह वाला बाइसेक्टर। तो हमें कौन सा बाइसेक्टर चाहिएगा? ये वाला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कंटेनिंग ओरिजिन, bisector of angle containing origin. So that is how you can find out the bisector of angle containing origin. तो बस आपको a1 a2 प्लस b1 b2 फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आपको इस चार्ट को देखकर अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो साइन a1 a2 b1 b2 का आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आता है, खत्म बात। अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन पिक करने पर, प्लस वाला साइन पिक करने पर, इसमें प्लस माइनस में से प्लस वाला साइन पिक करने पर हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आया तो इस केस में माइनस वाला साइन पिक करने पर ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। यानी जो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन है वही साइन यहां पर अगर हम पिकअप कर लें प्लस या माइनस, तो हमें उस केस में क्या मिलता है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है, और जो दूसरा साइन बचेगा उस पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ये क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हमें बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन चाहिए तो प्लस वाला जो बाइसेक्टर होगा वह हमेशा बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन ही होगा, ठीक है, जो प्लस वाला बाइसेक्टर होगा दैट विल बी द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। क्या आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अब आते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ध्यान रखिएगा एवरी होमोजीनियस इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात करें, मान लीजिए मेरे पास अगर दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट वी गेट इज कॉल्ड एज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यह है y एक्सिस, यह है x एक्सिस, और मैं इन दोनों दो लाइंस पास कर रही हैं ओरिजिन से, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, ये लाइन है y इज इक्वल टू m1x और यह लाइन है y इज इक्वल टू m2x। अगर मैं दो लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट डू आई गेट? आई गेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये क्या कहलाएगी? जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही जाएं, मान लो इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये क्या हो गई? ये इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन हो गई। यानी दो लाइंस की इक्वेशन को लेके बस मल्टीप्लाई कर दें, व्हाटएवर वी गेट इज कॉल्ड एज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब अगर दो लाइंस ओरिजिन से जा रही हैं तो उनकी जॉइंट इक्वेशन ऐसे मिलेगी, है ना। और ये लाइन, ये इक्वेशन कैसी होती है? हमेशा होमोजीनियस। तो ध्यान रखिए एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड x एंड y रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ straight lines passing through origin. General equation of pair of straight lines through origin is given as ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो कहीं पर भी अगर आप एक होमोजीनियस इक्वेशन लिखी देखें 2 डिग्री में x और y में, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये है, यहां पर x की डिग्री भी 2 है, y की डिग्री भी 2 है, x की 1 और y की भी 1, मिलाकर कितनी हो गई? डिग्री 2 हो गई। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मान लो इससे लाइंस मिलती है y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। तो इसमें कुछ रिलेशन जो याद रखने लायक हैं वो है m1 प्लस m2 होना चाहिए माइनस 2h अपॉन b, m1 m2 होना चाहिए a अपॉन b। रिमेंबर दीज रिलेशंस आर द कनेक्टिंग रिलेशंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस, है ना। वो क्या है? सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये है। इन दोनों लाइन पेयर के बीच का एंगल, इन दोनों लाइन पेयर के बीच का जो एंगल होता है एक्यूट एंगल, अगर हमें लिखना हो, सपोज दिस इज वन लाइन y इक्वल टू m1x एंड दिस इज y इक्वल टू m2x, ये है y इक्वल टू m2x, ये है y इक्वल टू m1x, ये इनकी अलग अलग इक्वेशन है, और इनकी जो जॉइंट इक्वेशन है वो हमेशा एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। कितने डिग्री की? 2 डिग्री की। और कैसी दिखाई देगी? ऐसी। और इनके स्लोप्स का सम माइनस 2h अपॉन b, प्रोडक्ट a बाई b। इन दोनों के बीच का जो एंगल है एक्यूट एंगल, ये वाला एंगल, ये कैसे मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब a प्लस b 0 हो जाए। इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन द लाइंस आर a प्लस b इज इक्वल टू 0 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा, tan थीटा विल बिकम नॉट डिफाइंड, और ये डिफाइंड कहां नहीं होता? 90 डिग्री पर।
और लाइंस कोइंसिडेंट कब हो जाएंगी, ओवरलैपिंग कब हो जाएंगी, अगर थीटा 0 हो जाए। अगर थीटा 0 हो जाए तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, चिपक जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो उस केस में क्या होगा, एच स्क्वायर ए बी के बराबर होगा, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी। तो ये चीज याद रहे। और साथ में ये जो दो रिलेशंस मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी लाइन के दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन से यहां मतलब है। फिर आता है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन पेयर। यहां पर हमारे पास ये लाइन पेयर है होमोजीनियस, और इनके बाइसेक्टर पेयर अगर हमें निकालना हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बाइसेक्टर पेयर बिटवीन दीज लाइंस, जैसे कि यह हमारे पास एक लाइन तो हो गई ये है और एक लाइन ये है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द बाइसेक्टर पेयर बिटवीन द लाइन। तो एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये हो गया, दिस इज वन ऑफ द बाइसेक्टर्स, एंड दिस इज द अनदर बाइसेक्टर, ये हो गया इनका दूसरा बाइसेक्टर। दिस इज वन बाइसेक्टर, वन एंगल, एंड से दिस इज द अनदर लाइन, है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स होगा इनके, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल। और इसी तरीके से यू कैन से दैट दिस लाइन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। सो ये दो बाइसेक्टर्स हो गए, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये बाइसेक्टर 1, ये बाइसेक्टर 2। देखने वाली बात ये है कि बाइसेक्टर्स भी ओरिजिन से पास होने वाली ही दो लाइंस हैं, यानी इनकी इक्वेशन भी, जॉइंट इक्वेशन भी एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी x और y में। और इक्वेशन कैसे मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, एक्स वाई अपॉन एच। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से आपको लेक्चर में कुछ इलस्ट्रेशन जो हमने क्लास में कराई हैं वो अच्छे से देख लेनी चाहिए। डेफिनेटली जब आप वो देखेंगे करेंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा। तो ये बाइसेक्टर पेयर हुआ। फिर इसके बाद जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यह तो वो लाइंस होगी जो हमेशा ओरिजिन से जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जॉइंट इक्वेशन ऐसी लाइंस की फाइंड की जाए जो हमेशा ओरिजिन से जाए, ऐसी भी लाइंस हो सकती हैं जो ओरिजिन से नहीं जाती। तो जब आप ऐसे लाइन की जॉइंट इक्वेशन की बात करते हैं, ऐसे लाइन पेयर की जॉइंट इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, इट विल नॉट बी अ होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, रादर इट विल लुक लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है x और y में, यह एक लाइन पेयर को रिप्रेजेंट कर सकती है जो जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करे। और उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन यह है कि abc प्लस 2fgh, यानी जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यानी कि abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0। अगर ये 0 आ जाती है देन इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पेयर। तब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो जाएगी और इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, और वो है दो फैक्टर्स आपको अलग अलग दो लाइंस दे देंगे। और इनके बीच का एंगल जो होता है, इट इज सेम एज द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द टू लाइंस पासिंग, टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इट्स होमोजीनियस पार्ट। यानी कि जो इनके बीच का एंगल है, इस लाइन पेयर के बीच का एंगल, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस, ये ले लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। मान लो यह लाइन पेयर है और हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वह एंगल होगा, आप इसका सिर्फ होमोजीनियस पार्ट लेकर लाइन पेयर लिख लें जो ओरिजिन से जाता है, प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिख लिया। और यहां से इनके बीच का जो एंगल होगा वही इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द लाइन पेयर इज सेम एज दैट बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इट्स होमोजीनियस पार्ट। इनके बीच का एंगल अभी अभी हमने पढ़ा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो यहां पर आपको बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा, बस आप होमोजीनियस पार्ट को लेकर अलग से इक्वेशन लिख लें और उनके बीच का एंगल फाइंड कर लें, तो जो उनके बीच का एंगल आएगा वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में मिल जाएगा। यहां मैं आपको बता दूं
कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन लाइन पेयर दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। ये डेफिनेटली एक होमोजीनियस इक्वेशन है, लाइन पेयर है, जो कहां से पास करता है, ओरिजिन से। और आपको फाइंड करना है इससे अलग अलग लाइंस कैसे मिलेंगी। तो आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करें, इस पूरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6y/x का होल स्क्वायर माइनस 5y/x और प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप y/x को कुछ मान लीजिए, m मान लेते हैं। तो जैसे आपने इसे m माना तो ये हुआ 6m² माइनस 5m प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसके फैक्टर करें, माइनस 2m माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2m माइनस 1 और 3m माइनस 1, ये दो फैक्टर्स आ गए। तो यहां से m की दो वैल्यूज आ गई, वो क्या आ गई, हाफ और 1/3। तो हमें जो लाइन पेयर मिला एक्स स्क्वायर यानी y/x इज इक्वल टू हाफ, या फिर y/x इज इक्वल टू 1/3। तो हमें जो यहां से लाइन पेयर मिला वो मिला y इक्वल टू x/2 और y इक्वल टू x/3। तो दैट इज द लाइन पेयर दैट वी हैव गॉट फ्रॉम इट। यानी कि हम कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स द लाइन पेयर y इक्वल टू x/2 एंड y इक्वल टू x/3। और आप खुद देखो यहां वो रिलेशन जो मैं आपसे बात कर रहा था, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, क्या वह -2h अपॉन b के बराबर है। यहां पर अभी हमने लिखा था, क्या वो -2h अपॉन b के बराबर है। आइए देखते हैं, लेट अस सी वेदर इट इज इक्वल टू इट और नॉट। ऑब्वियस सी बात है, होगा ही, क्योंकि यह जो है यह सम ऑफ रूट्स है बेसिकली, इसका सम ऑफ रूट्स। m1 प्लस m2 विल बी 5 अपॉन माइनस ऑफ -5 अपॉन 6। और गौर से देखें यह 2h है, 2h कितना है, -5, यह कितना है, b 6, और यह कितना है, a इज 1, a इज 1 एंड दैट इज इट। और m1 m2 कितना है सर, वो था a/b, a कितना है 1 और b कितना है 6 एंड दैट इज 1/6, a/b सेम आ रहा बिल्कुल। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द होमोजीनियस इक्वेशन। यहां तो सिर्फ सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। इनफैक्ट एवरी n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन in x and y represents n straight lines through origin, passing through origin, यानी passing through origin, यानी कहने का मतलब है कि कल को एक ऐसी इक्वेशन हो ax³ प्लस bx² y प्लस cxy² प्लस dy³ आप देख सकते हैं ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 3 की। होमोजीनियस का मतलब है हर किसी टर्म की डिग्री कितनी है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस का मतलब हर पार्ट की, हर वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए कुल मिलाकर। यहाँ 3, यहाँ 2 + 1 3, 2 + 1 3 3। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इट विल रिप्रेजेंट अ 3 लाइंस थ्रू ओरिजिन, 3 लाइंस थ्रू 0 0 0 0 से पास होती हुई यहां से हमें 3 लाइंस मिलेंगी, यहां से हमें 3 लाइंस मिलेंगी। तो एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन x एंड y रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। और यहां जो हमारे पास इक्वेशन है ये कितने डिग्री की है, ये डिग्री 2 की है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां यह पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज अ वेरी यूजफुल टूल विच इज यूज्ड इन कोनिक सेक्शंस अ लॉट। यहां क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सेकंड डिग्री कर्व है। सेकंड डिग्री कर्व मान लो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, कुछ भी। सेकंड डिग्री कर्व को कोई भी लाइन जब कट करती है तो 2 पॉइंट्स पर कट करती है, lx + my
प्लस एन या इज इक्वल टू प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये लाइन है और ये क्या है, एक सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व, ये है सेकेंड डिग्री कर्व। आप सोच रहे होंगे ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, नहीं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तब होती है जब डिटर्मिनेंट जो हमने लिखा था वो डिटर्मिनेंट 0 हो, या फिर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 हो, तब यह सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो नहीं तो अगर ऐसा नहीं है देन इट में रिप्रेजेंट अ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, या फिर मे बी अ सर्कल ऑल्सो। ठीक है, तो मान लीजिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और यह लाइन इसको कट करती है, एंड सपोज वी हैव द ओरिजिन, और ओरिजिन से हमने इन दो पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन पेयर मिलेगा। ये ओरिजिन है, यह है ओरिजिन है, और यह है इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A और B। सपोज आई नीड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, यानी जहां इस लाइन ने इस सेकेंड डिग्री कर्व को कट किया, उन दोनों जो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स को उठाकर मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, तो मुझे दो लाइंस मिली, एक OA और OB। ये दोनों लाइंस ओरिजिन से जा रही हैं, मुझे इनकी जॉइंट इक्वेशन चाहिए, तो मुझे पहले से पता है कि जॉइंट इक्वेशन जो होगी इनकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी डिग्री 2 की। अब सवाल उठता है वो लाइन पेयर की इक्वेशन कैसे मिलेगी, OA और OB की, तो वह मिलेगी, आप इस लाइन की मदद से इस कर्व को होमोजेनाइज कर दीजिए। होमोजेनाइज का मतलब सबकी डिग्री सेम बनाते चलना। आप यहां से 1 की वैल्यू निकालिए, कैसे, LX प्लस MY, तो यहां से आप लिखेंगे LX प्लस MY इक्वल टू माइनस एन, फिर 1 से माइनस एन से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा। अब आपके पास डिग्री 2 कुछ दिक्कत नहीं है, डिग्री 2 ये भी ठीक है। यहां डिग्री कितनी है, 1, x की डिग्री 1, एक डिग्री और चाहिए, तो आप इसे इंटू 1 लिखिए और 1 की जगह ये लिख दीजिए। FY में डिग्री 1 है, डिग्री 2 बनाना है, तो यहां भी ये है, लिख दीजिए, ये 1 की जगह लिख दीजिए। और C में डिग्री है ही नहीं, 0 डिग्री है, तो डिग्री कितनी चाहिए, 2, तो यहां 1 का स्क्वायर लिखिए और 1 की जगह पर ये लिख दीजिए। जैसे ही आपने यह किया, जैसे ही आपने यह किया, तो आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी। यू विल गेट अ होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, और ये है जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये कौन से लाइन पेयर की होगी, OA और OB की। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पेयर जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द सेकंड डिग्री कर्व, विद द सेकंड डिग्री कर्व। ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा जो लेक्चर है यह ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और वह अब इसे रिवाइज करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग अगर ऐसा सोचें कि इस लेक्चर को देखकर हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ लें, आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यह लेक्चर उन्हीं को बेनिफिशियल होगा जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पूरा अच्छे से पढ़ रखा है और अब एक जल्दी से एक अच्छा सा रिवीजन, कुछ मिनटों में कुछ घंटों में पूरा अच्छे से एक रिवीजन करना चाहते हैं। सो आई होप यह वाला जो पॉइंट था ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड डिग्री कर्व को अगर कोई लाइन कट करती है तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ओरिजिन से जोड़ा जाए तो जो लाइन पेयर मिलेंगे उनकी जॉइंट इक्वेशन कैसे मिलेगी, वी विल होमोजेनाइज दैट कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की मदद से इसको होमोजेनाइज कर देंगे एंड विल गेट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। तो ये हो गया होमोजेनाइजेशन। मेनली लाइन पेयर में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, and I think that is all from my side as of today, and that brings us to the end of straight lines. तो स्ट्रेट लाइंस में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वह क्वेश्चन जरूर से ट्राई करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर उनके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रही इस लेक्चर में कि कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहाँ रिवाइज करवा सकूं, and I hope I have been successful in my aim, and thank you very much. Meet you in the next class. जय श्री कृष्ण, राधे राधे।